अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मुजाहिद मिर्ज़ा। अपनी खुदनविश्त परेशान सा परेशान की चौथी किस्त पेश है। बचपन के वाक़यात अभी जारी हैं। दादी साहबा के घर के पहलू में सड़क के उस तरफ खैरपुर दरवाजे के साथ जुड़ी महसूल चुंगी के बरामदे में एक तख्त होता था जिस पर एक दरी बिछी होती थी। तख्त के एक किनारे पर एक तिरछी छत वाली संदूकची होती थी जो बैक वक्त चुंगी की पर्चियाँ लिखने और महसूल होने वाली इक्यावनियाँ, दुवनियाँ, चवन्नियाँ, अठन्नियाँ, रुपए के सिक्कों और 1 रुपए के कुछ करेंसी नोट संभाल कर रखने के काम भी आती थी। इस संदूकची के पीछे होंठ और दांतों को पान से लाल किए कुर्ते की गर्दनी को कमर की जानिब खींचे और उसके नीचे धारीदार दस्ती रुमाल उड़ से मुंशी फिदा हुसैन शाह बैठे होते थे। वो अमूमन बस्तियों से गधों पर बालन लाद कर बेचने के लिए आने वाले फटी कमीज़ों और पिंडियों तक की गाढ़े की मैली धोतियों और सर से खिसकती हुई लीर लीर पटकियों वालों से धन्नी चवन्नी का महसूल लेने के लिए उठकर आते थे और उन्हें न जाने किस बात पे खूब लताड़ते थे। जब ऊँटों वाले जथ लकड़ियाँ लेकर आते थे तो उनका महसूल कुछ ज़्यादा हो जाता था और ऊंचे टेढ़ी कल वाले ऊँटों वाले से महसूल वो बुड़बुड़ाते हुए वसूल किया करते थे। और जब एक आध मन रेत या मिट्टी लादे रुकने वाली बैलगाड़ी का बैल मालिक के गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए खुद ब खुद चलता हुआ दूर निकल जाता था और गाड़ी बान अंगूठा लगाए और महसूल दिए बगैर अपनी नीली स्याही लगे अंगूठे के साथ ही बैलगाड़ी रोकने के लिए भाग खड़ा होता था, तो फिदा हुसैन शाह भी मुक़द्दसात पकते उसके पीछे भागते थे और बेचारा मस्कीन देहाती गाड़ीबान साईं साईं कहता हुआ हाथ भी जोड़ता था और महसूल देते हुए सईद बादशाह के घुटने भी छूता था। कमज़ोर ऊँटनियों पर लकड़ियाँ लाद कर लाने वाले सारबान चवन्नी महसूल बचाने और शाहजी के गैर से बचने के लिए अपनी लकड़ियों से लदी ऊँटनियों को हमारी तंग गलियों में घुसाकर काठियाँ घिन गिनो काठियाँ यानी लकड़ियाँ ले लो लकड़ियाँ का अलाप अलापते थे। ऊँटनी के हुजम से कहीं ज़्यादा हुजम के लाने टोले की लकड़ियाँ बाज़ औक़ात कच्ची ईंटों की दीवारों में फंस के रह जाती थीं। बदहवास सारवान की गिरती पगड़ी संभालते हुए लकड़ियों के नीचे से गुजर कर महार खींचना और वापस पीछे लौटकर ऊँटनी के अकबी हिस्से पर लाठियाँ जड़ना और ऊपर से थकावट, दर्द और बेबसी से ऊँटनी का इंतहाई दुखी आवाज़ में बिलबिलाना मुझे तो बेचैन करता था ही। मेरी माँ और बहनें इतनी दुखी हो जाती थी कि वो घर में ढेर सी लकड़ियाँ होने के बावजूद ना सिर्फ ऊँटनी वाले की लकड़ियाँ खरीद करके उसकी और उसकी ऊँटनी की जान ज़ैक़ होने से बचाती थी, बल्कि लकड़ियों की कीमत से सवा ऊँटनी वाले को 2-4 रोटियाँ और गुड़ की डली भी दे देती थी, जो वही फसकड़ी मार के नोश जान कर लेता था और पानी भी पी कर जाता था। सैयद फिदा हुसैन शाह किरदार थे। इस बामुसम्मा हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम पर जान देते थे, मातम में मशहूर थे। उछल उछल कर जितने ज़ोर से मातम करते थे उतने ही ज़ोर से हुसैन हुसैन भी पुकारते थे। मुहर्रम के अय्याम में छुरियाँ मार मार कर लहूलुहान हो जाते थे। तो एक बार शिद्दत मातम और गम से गश भी खा चुके थे। हुसैन का दर्द रखते हुए भी उन्हें गरीब लोगों पर तरस नहीं आता था। मैंने कई बार सोचा था कि इस कदर बेताज़ीमी से तो हम गैर का नाम नहीं लेते जिस तरह वो हुसैन हुसैन पुकार रहे हैं, जैसे वो उनके बचपन के गुल्ली डंडा खेलने वाले दोस्त रहे हों। महसूल चुंगे के साथ वाले प्लाट में एक भटियारन हुआ करती थी, जहाँ से हम कभी कभार गंदम के बदले चने भुनवाकर घर ले आते थे और फिर मैं और छोटा भाई गुड़हल के फूलों से लदे बूटे के तले बिछे तख्त पर तस्बीह पढ़ने के लिए बैठी अम्मा के सामने तख्त के अगले सिरे पर भुने चने बिखेर कर ज़मीन पर तख्त के दोनों अतराफ में घुटने टिकाए बगैर हाथ इस्तेमाल किए टैं टैं की आवाज़ें निकालते मुँह से तोतों की तरह दाने चुगने का मुकाबला करते थे। अमूमन जीत मेरी ही होती थी। हमारी इस हरकत या खेल को देखकर अम्मा की वजीफ़ा करते हुए भी हंसी निकल ही जाया करती थी। मुझे अम्मा की वो दिल से हंसी जाने वाली हंसी न कभी भूली है और जाहिर है न कभी भूलेगी। अवैस को तो पता नहीं, लेकिन मैं इस अमल में अपने आप को वाकई तोता महसूस कर रहा होता था। शुक्र है किसी ने तालू से जुबान लगाकर कड़ाक की आवाज़ निकाल कर उड़ाने का सोचा ही नहीं, वरना बेपर होने का शदीद क़ल्क़ होता। भटियारन की भट्टी वाला ये प्लाट बाद में मिस्री दीन मोहम्मद की चक्की में बदल गया था। इस जगह के बाएं तरफ के घर में एक रांगड़ यानी राजपूत घराना रहता था। घर के मालिक को हम ताया या ताऊ कहते थे। नाम उनका था सिब्बू।
इससे क्या बनता है पता नहीं, बस वह हमारे लिए ताया सिब्बू जी ही थे। उनके 2 बेटे थे, बड़े का नाम शफ़ी था और छोटा मेरा हमउम्र या 1.5 साल छोटा था। शायद छोटा ही हो क्योंकि वो मुझे भाई कहता था। शफ़ी को बोड़ा भी कहते थे क्योंकि वो एक कान से कम सुनता था और छोटे का नाम बालबन इसहाक था। ये सारा घराना इंतहाई सादा और पुरज़ इंसानियत था। ताया तो हमें तभी नज़र आते थे जब वह हमारे घर के बाहर की कुंडी खटखटाकर आवाज़ लगाते थे और दरवाज़ा खुलने पर गन्नों का गट्ठा या रौ गन्ने के रस की टोकरी उतार दिया करते थे। हम जब भी उनके घर गए, यानी मैं और छोटा भाई, तो ताई को घूंघट निकाले सहन में रखे चक चूल्हे, यानी मिट्टी के बने ऐसे चूल्हे पर जिसे उठाकर इधर उधर किया जा सकता है, देगची धरे उसमें फूंके मारते ही देखा था। ताई को अपने घर वाले से ला जाती थी तभी वो घूंघट काढ़े रखती थी, जबकि इस वक्त भी उनके बड़े बेटे की उम्र 24-25 साल थी। ताहता एक दफ़ा किसी ने उन्हें नमाज का सलाम फेरते हुए ये कहते सुना, अस्सलाम वालेकुम शफ़ी के अब्बा। तो उन्हें टोका कि इस तरह कहना तो जायज़ नहीं है और ये भला आप क्या कह रही हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं उनका नाम नहीं ले सकती, अल्लाह माफ़ करेगा। इससे पता चलता है कि ताया सिब्बू का नाम रहमतुल्लाह होगा। उनके अलावा 2 और घराने मुझे याद हैं जिनसे हमारे घरेलू ताल्लुकात थे। खैरपुर दरवाजे में दाखिल होकर मकबूल कुरैशी के घर के दरवाजे के सामने 2 परचून की दुकानें थीं, जिनमें एक के मालिक का नाम पठान था। बचपन में मेरी और छोटे भाई की रसाई उसकी दुकान तक महदूद थी। आगे जाना घर वालों की तरफ से मना भी था और हमें खुद भी जाते हुए डर लगता था, क्योंकि थोड़ी दूर जाकर मकबूल के घर की तरफ वाला हिस्सा गोलाई में मुड़ता था और जहाँ ये गोलाई कुछ ज़्यादा ही मुड़कर सीधी गली में बदलती थी, उसके सामने एक और गली शुरू हो जाती थी जिसके आखिर में मास्टर सलीमुद्दीन साहब का घर था और वहाँ से गली जाविया कायमा बनाते हुए दूसरी तरफ मुड़ जाती थी, जो एक कमरे जितनी ऊपर से छती हुई थी। छत के नीचे दीवारों पर एक तरफ नीले और पीले रंगों से हिंदुओं के देवताओं की तस्वीरें कंधा थीं, जिनका अक्सर हिस्सा भर चुका था, मगर फिर भी पता चल जाता था कि यहाँ तस्वीरें ही रही होंगी। और दूसरी तरफ की दीवार में खलील साहब की बैठक का दरवाज़ा था। एक तो ये सुना जाता था कि मास्टर साहब की छतती हुई गली में रात को लोगों का जिन से आमना सामना हुआ है, मगर असल डर ये था कि दिन के वक्त इस गली की एक तरफ ईंटों से भरी वीरान कोठरीनुमा दुकानों में से एक में हर वक्त शाहजी खड़े होते थे। शाहजी एक मजदूब या दीवाने थे, उनके पाँव में जूती नहीं होती थी। दीवानों वाली एक ही बात उनमें थी कि वो अगर चाहते तो किसी पर भी ईंट या रोड़ा फेंक सकते थे। वैसे वो बिल्कुल खामोश खड़े रहते थे या मुँह ही मुँह में कुछ गुनगुना रहे होते थे। कहते हैं कि वो लाहौर के रहने वाले और पढ़े लिखे शख्स थे और हाफिज़ कुरान भी। एक बार उन्हें कुरान की गलत तरतील पर एक लफ्ज़ की तस्दीक करके फिर खला में खो जाते हुए मैंने भी देखा है। मुमकिन है वो अल्लाह वाले या मज़दूर भी हों, लेकिन ईंट तो किसी का भी सर खोल सकती है। थोड़े से बड़े हो जाने के बाद जब मास्टर साहब का अहाता पार करके हमें मुज़फ़्फ़र अली ख़ान साहब के दूध की दुकान तक जाने की इजाज़त मिल गई थी, तब भी शाहजी की ईंट से डरकर वो गली भागकर ही पार होती थी। हाल पता जब हाथ में दूध की बाल्टी भरी हुई छोटी बाल्टी या छोटा कमंडल होता था तो जिन की परवाह किए बगैर छते हुए अहाते के नीचे खड़े रहकर किसी बड़ी उम्र के राहगीर के इंतज़ार करते थे और फिर इसके साथ तेज़ तेज़ चलते हुए शाहजी की दस्तबुर्द से निकल जाया करते थे। ज़्यादा ही गुलाई से मुड़कर सीधी होने वाली गली के आखिर में दाएं तरफ एक दरवाज़ा था। ये सैयद ताज़िम अली शाह साहब का घर था। मैं जब भी उन्हें याद करता हूँ तो मेरे जहन में सादत हसन मंटो की छपने वाली तस्वीर उभरती है। ताज़िम साहब घने घुंघरियाले बालों और मोटे शीशे के ऐनकों वाले छोटे कद के मुनहनी से शख्स थे। उनके चेहरे से दानिशवरानापन टपकता था और वो नस्तालिक और कम गो शख्स थे। मुमकिन है वो शायर भी हों, लेकिन वो मुसव्विर ज़्यादा दिखाई पड़ते थे। वो मेरे भाई शुएब साहब के दोस्त थे। भाई साहब चूँकि शायरी करते थे, इसलिए मुमकिन है भाई ताज़िम को भी शेर व शायरी से इलाका रहा हो। भाई ताज़िम ज़्यादातर सफ़ेद पजामा, किसी हल्के रंग का कुर्ता और चप्पल पहने होते थे। अमूमन उनके हाथ में किताब होती थी। उनके घर के एक जानिब उनकी बैठक थी और दूसरी जानिब 2 सीढ़ियाँ चढ़ के एक सहन और एक बरामदा और उसके पीछे एक कमरा था। भाई ताज़िम की बीवी आपा सुरैया थी, जो बहुत तेज़ तरार और ज़िंदगी से भरपूर औरत थीं। उनके घर में होम इंडस्ट्री थी। पीतल के बने हुए सरकारी पैमाने बनाए जाते थे, यानी 1 फुट के पैमाने जिन पर इंच और सेंटीमीटर कंधा किए जाते थे। ये काम वैसे तो भाई ताज़िम का था, लेकिन बिलअमूम आपा सुरैया को भी मैंने इस काम में मसरूफ़ देखा था। ताज़िम भाई का एक बेटा रुस्तम था और एक बेटी थी, शायद उसका नाम कमर था, लेकिन उसे सभी कम्मो ही कहते थे। जब 1969 में
میں نشتر میڈیکل کالج ملتان میں داخل ہوا تھا، تب تک تعظیم صاحب کا انتقال ہو گیا تھا اور یہ لوگ شہر چھوڑ کر کہیں اور جا چکے تھے، اگرچہ بعد میں سالوں بعد دوبارہ لوٹ آئے تھے۔ کالج میں اپنی ایک ہم جماعت رفت کو دیکھ کر مجھے کم موہی یاد آیا کرتی تھی۔ اس گلی کے درمیان سے گلی ہلکی سی اونچائی کے ساتھ اوپر چڑھتی تھی، جس کے آخر میں دائیں طرف جہاں ایک اور گلی کاٹتی تھی، ایک منہدم شدہ مندر تھا۔ جس سے پہلے اس گلی میں مندر کے مد مقابل تھوڑا سا پیچھے کر کے ایک گھر تھا، جس میں میری بہنوں کی ایک ہم جماعت اور سہیلی افسرہ رہتی تھیں۔ اس کی شکل اور اس کے رخسار پر ہونٹوں کے پاس ایک تل میری آنکھوں سے کبھی محو نہیں ہوتے۔ یہ لکھتے ہوئے بھی اس کی شکل میرے سامنے ہے۔ افسرہ کا ایک بھائی پنجتن تھا، مگر اسے شناسائی ہائی اسکول میں ہی ہو سکی تھی۔ ویسے بھی وہ مجھ سے 2 سال آگے کا طالب علم تھا۔ جو شکلیں یاد رہ جاتی ہیں ان میں کوئی خاص بات ضرور ہوتی ہے، مگر اتنی چھوٹی عمر میں یہی شکل اتنی یاد کیوں رہ گئی، اس کی اب توجہ کرنا بے معنی سی بات ہے۔